एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था, जेड बराबर E। ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था? मोसले। किसने बताया था? मोसले ने बताया था। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि एटॉमिक मास जिसे आप ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास, यह क्या होता है एटॉमिक मास? तो क्या कहिएगा? एटॉमिक मास किसको कहते हैं? परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है। अब आपके मन में बात आएगा कि सर क्या हम यह भी लिख सकते हैं क्या, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जगह पर परमाणु के नाभिक में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो बराबर है, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर एनर्जी बढ़ने से वो अपना ऑर्बिट चेंज करते रहता है। ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या से इसकी तुलना नहीं की जाती है। ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बाद हेडिंग बनाइएगा, ये लिख लो। इसके बाद लिखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें लिखेंगे पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल में मौजूद कई तत्वों पर इलेक्ट्रॉन की बराबर संख्या इलेक्ट्रॉन्स की बराबर संख्या होती है उन तत्वों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उन तत्वों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आईएसओ ओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? समान। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ आया? तो उन्हें क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं लिखे थे।
ठीक है। जब तक यह सोचते आप रहेंगे कि सिलेबस पूरा होगा, पढ़ लेंगे। अभी के समय में स्टूडेंट, मालूम है मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जीएस के क्लास में थ्योरी और पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। स्टूडेंट सीधा कहता है कि सर रोज हमको 50 को एमसीक्यू दीजिए और 50 को एमसीक्यू का डिस्कशन कर दीजिए। अभी स्टूडेंट इस पर इंटरेस्ट ले रहा है, और जिस कोचिंग में खूब थ्योरी जम करके पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट वहां इंटरेस्टेड नहीं है। होगा, वो भी बात करते हैं। समझ गए? इसलिए प्लान करके बढ़िया से इस बार लगिए लोग, सब लोग। हाँ, और 11 12 में किनका किनका जो दिए हैं इस बार, मैंने कौन कौन दिए हैं? वो दिए हैं। बहुत लोग का भी रिजल्ट भी हुआ है, बहुत लड़का लड़की लोग का रिजल्ट हुआ है इस बार यहाँ से। तो फेसबुक वगैरह पर हर जगह फोटो रोल नंबर के साथ डाला हुआ है यहाँ के स्टूडेंट्स का। बहुत सारे जो जो स्टूडेंट, आप फेसबुक पर देखिए सारे स्टूडेंट का हुआ है मैक्सिमम। 18 19 शायद हैं। ग्रुप डिस्कशन जितने बच्चे कर रहे थे ना बैठ के, सभी लोगों का हुआ है। खुद से करते थे लोग। हाँ, तो 2 3 का बना करके क्लासरूम खाली रहता है, ऊपर में बैठ करके नीचे में बैठ करके लोग जिन जो जो पढ़े थे सिलेक्ट हो गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए सेल्फ स्टडी। समझ गए? केवल क्लास पर डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी करना है। टेस्ट जितना लगाइए, ऑफलाइन यहाँ पर टेस्ट दीजिए जो होता है संडे वाला, और ऑनलाइन भी का आप जो टेस्ट अभी संडे को नहीं हो रहा है। TRE 3 का हुआ था, TRE 4 का नहीं हुआ है। उसमें तो अभी समय है ना अधिक, इसीलिए नहीं हो रहा। ऑनलाइन बहुत सारा टेस्ट भी मिलता है, 300 400 रुपया में ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, अवेलेबल है। वो सब भी खरीद करके टेस्ट लगाइए। जितना मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा उतना सिलेक्शन के नजदीक रहिएगा। ठीक है। और कितना अटेम्प्ट, अभी अटेम्प्ट है ना, 1 2 अटेम्प्ट आप लोगों के पास, 5 है, तो कितना अटेम्प्ट आप लोग दे दिए? 2 निकल गया, 3 बचा हुआ है। इसलिए से और देखिए TRE 1 जो हुआ था, TRE 1 जो हुआ था उसमें कट ऑफ भी कम था, कंपटीशन भी कम था। TRE 2 उससे मुश्किल हुआ, TRE 3 और मुश्किल, TRE 4 हर साल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, कंपटीशन बढ़ते रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो एकदम अप टू डेटेड आ रहे हैं, अब तो बहुत सारे स्टूडेंट मान लो ग्रेजुएशन ये बीएड कर ही रहा है, तो कंपटीशन तो और हार्ड होता जाएगा। TRE 1 से TRE 2 मुश्किल, TRE 3 मुश्किल, 4 मुश्किल, 5 मुश्किल, मुश्किल होते रहेगा एग्जाम। और तो प्रिपेयर हो जाइए, ठीक तरीके से तैयारी कर लीजिए। अभी कोई अनाउंस नहीं है उसका कब तक आएगा। जब भी आए तैयार रहना है, ठीक है। एग्जाम के लिए पूरा फुल प्रिपेयर रहना है, जितना टेस्ट लगाना है लगाइए, जितना थ्योरी पढ़ना है पढ़िए। लिमिटेड सोर्स, 2 4 किताब पढ़ना है। और अगर देखा जाए ना तो क्लास 1 to 5 जो है, क्लास 1 to 5 जो है हमारे अनुसार ये सबसे अधिक मुश्किल है। ठीक है। और अगर आप देखिए 6 to 8 हो गया, 9 10th हो गया, या 11 12th हो गया, इन लोगों का आसान क्यों है? थोड़ा सा एग्जाम आसान होने का कारण, एक तो 80 क्वेश्चन इन लोगों के सब्जेक्ट से बनेगा। और जो स्टूडेंट ऑनेस्टली अपना ग्रेजुएशन बढ़िया से पढ़ा है, जो स्टूडेंट तरीका से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मान लो हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री तरीका से अगर पढ़ा होगा तो 80 क्वेश्चन जब उसके सब्जेक्ट से है तो कैसे नहीं वो ठीक करेगा। अब वो ग्रेजुएशन में मन लगा करके नहीं पढ़ा है, तैयारी ठीक से नहीं किया है, तो उसके लिए कंपटीशन मुश्किल है। इसके लिए मुश्किल बेचारे के लिए क्यों है? 1 to 5 के लिए पूरा जीएस इसको पढ़ना है, तब जाकर कि 120 नंबर में जाएगा। और यहाँ पर 80 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट का है। तो डीएलएड वाले लोग ही ना केवल वैलिड हैं इसमें, ये भी तो देखिए, ग्रेजुएशन जो किए हैं। इसलिए ईमानदारी से पढ़ेंगे लोग तो रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी बेईमानी होगा तो फंसिएगा लोग, नहीं होगा रिजल्ट। ईमानदारी से पढ़िए लोग एकदम। ठीक है। जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपने पढ़ाई से तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
सुबह से शाम तक जितना पढ़े, शाम के समय अगर लग रहा है कि सेटिस्फाइड है तो ठीक है, और नहीं लग रहा है सेटिस्फाइड तो फिर फंसिएगा, TRE 4 भी होगा, उसमें भी रिजल्ट गड़बड़ाएगा। और ये मत सोचिए कि एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ेंगे, 20 दिन पहले पढ़ेंगे। 3-4 महीना एग्जाम है, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए 6 घंटा का सेल्फ स्टडी रोज रखिए। सेल्फ स्टडी यानी क्लास जोड़ दिए उसमें कि सर 4 घंटा क्लास हो गया, 2 घंटा घर पढ़ लेंगे। आपका कॉल है, कैसे निकालिएगा देखिए। 5 घंटा करो, लेकिन 5 घंटा रेगुलरिटी के साथ करो, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और 5 घंटा अगर एग्जाम तक पढ़ लिए, एग्जाम तक, ठीक है, जो भी 3-4 महीने में एग्जाम होगा, एग्जाम तक पढ़ लिए, हो जाएगा सिलेक्शन। अब बीच में 15 दिन पहले तैयारी शुरू किए, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले क्वेश्चन बैंक खरीद के बना रहे हैं, तब तो हेडक में रहिएगा। वैसे ही लटके रहिएगा कि सर 50 कट ऑफ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर 49 नंबर आ रहा है, हमारा होगा कि नहीं होगा। उस समय हमको लगता है कि इसको क्या जवाब दें। कहता सर 62 नंबर आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट हम बोले भी थे जो पीछे बैठा था, सब 6 स्टूडेंट, हमारा 72 या 73 नंबर उसका आ रहा था, कुछ आ रहा था। हम उसको बोले उसका हो गया है, हाँ उसका, हाँ तो उसको हम बोले थे तुम्हारा हो रहा है, उसी को ना बोले थे पिज्जा का पार्टी, तो हमको मालूम था कि हो जाएगा। अब कट ऑफ पर, बाउंड्री पर आप लटके हुए हैं, मालूम है कि 50-52 कट ऑफ जाएगा, आप 50 से 52 पर लटके हुए हैं, तो कहाँ से आपको कंफर्म ये रहेगा। एकदम रखो कि कट ऑफ से कम 10 नंबर रहे अधिक, 8 नंबर रहे अधिक, 8-10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा रहे तब ना ठीक है। समझ गए। नहीं तो लड़की लोगों को टेंशन कम होता है, लड़का लोग, आप लोग का कौन सी होगा, आप लोग का कौन सी होगा बताइए। इन लोगों का तो ठीक है, बेड़ा पार है। आप लोग लपेटा जाइएगा बढ़िया से, समझ गए। पूरा का पूरा करियर अभी सामने है। हाँ, हाँ तो वही तो, आप लोग आराम से अभी भी बैठे हुए हैं। समझ गए, तो लड़का लोग जो है उन लोगों पर जिम्मेवारी थोड़ी सी अधिक होती है। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो उस अनुसार मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। हाँ चलो। समझ गए, क्या लिखवाए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2-8-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नील्स बोर ने कहा कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहते हैं उन्हीं के अनुसार एटम स्टेबल होता है। तो सारे के सारे एटम एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 8, जिसको ऑक्टेट हम लोग पूरा करना कहते हैं, कि वो अपना क्या पूरा कर लिया, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट यानी बाहर में सारे इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में है। मेटल का जब हमने परिभाषा लिखवाया था तो उसमें क्या लिखवाया था, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो सोडियम अपना बॉन्ड किसके साथ बनाता है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। तो 17 को क्या लिखेंगे, 2-8-7। इसको क्या लिखेंगे, 2-8-1। अब देखो यह भी अनस्टेबल है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह भी अनस्टेबल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जा रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्लस, मतलब इसको दे दिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों के पास कितना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, और नमक बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोडियम पर प्लस, 1 प्लस लिख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 11 - 1, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया।
वैसे ही मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर कितना 12 है, तो 2 8 2, तो क्या को प्लस लिखेंगे, तो 12 माइनस कितना हो गया 10। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो क्या लिखेंगे 2 8 3, क्या को प्लस 3 को प्लस, तो 13 माइनस 3 कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आ रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो क्या लिखेंगे 2 और 6, तो क्या को यहाँ पर माइनस दिखाएंगे, 2 माइनस दिखाएंगे, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो ये अपने आप स्टेबल है 2 और 8। समझ में आया। तो पूछा जाए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, नियॉन, यह सब क्या है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसका एग्जांपल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। लिख लीजिए। हो गया। अगला हेडिंग बनाइएगा समभारिक आइसोबार्स। आइसोबार्स समभारिक, ना वो अलग है। आइसो बार समभारिक, किस में मतलब ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा NaMgAl, FeCuMg, इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑप्शन एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है। हाँ, जो धातु होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, धातु का मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन। धातु कौन, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन। तो ये सब देख रहे हो, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो यहाँ क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। समझ गए। हैं, नियॉन का लिए करेगा, वो तो स्टेबल है, तो स्टेबल है। समभारिक में लिखिएगा वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, उन्हें समभारिक, उन्हें समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। हाँ, 12 होता है।
दो एग्जाम्पल हो गया इसमें, कार्बन और नाइट्रोजन, आर्गन और कैल्शियम, दोनों आइसोबार्स है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक आइसोटोप्स, लिखिएगा वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो गया। इसका एग्जाम्पल, अब जैसे पूछा जाए मान लो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238। हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप्स है, H11 जिसको प्रोटियम कहते हैं, H12 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 इसको ट्राइटियम कहते हैं। 3 गो आइसोटोप्स हो गया। उसके बाद आप जैसे, ठीक है, 3 एग्जाम्पल याद रख लो इसमें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नोट में एक पॉइंट लिख लेना, सर्वाधिक आइसोटोप्स पोलोनियम के हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 27 आइसोटोप्स होता है पोलोनियम के। लिख लिए? कोई दिक्कत तो बताइए। हो गया। चलिए देखिए इसको, समस्थानिक किसको कहा जाता है, तो समस्थानिक में जिसका परमाणु क्रमांक जो होगा वह क्या होगा, समान। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कार्बन का 2 हो जाएगा, यूरेनियम का भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम से हम लोग क्या बनाते हैं, भारी जल। इससे क्या बनाया जाता है, भारी जल, हेवी वाटर, जिसको कहा जाता है डाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, डाइट्रस ऑक्साइड। तो भारी जल बनाने में हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। और ट्राइटियम हो गया। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं, पोलोनियम के। ठीक है, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के उपयोग। इसमें पहला लिखिएगा कार्बन 14, कार्बन 14
कार्बन 14 डैश दे करके लिखिएगा। इसका प्रयोग जीवाश्म की आयु ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, कार्बन 14 का उपयोग हम लोग किस में करेंगे? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। दूसरा लिखिएगा सेकंड, यूरेनियम 235 इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसका प्रयोग पृथ्वी तथा चट्टान ब्रैकेट में लिखिएगा यूरेनियम लेड विधि क्या लिखें? इसका प्रयोग पृथ्वी तथा चट्टान की आयु ज्ञात करने में करते हैं। पृथ्वी तथा चट्टान की आयु ज्ञात करने में करते हैं। उसके बाद लिखिएगा तीसरा, आयोडीन 131 लिखिएगा। इसका प्रयोग घेंघा मतलब ग्वाइटर, इसका प्रयोग घेंघा तथा ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं। हो गया। इसके बाद लिखिएगा चौथा, Fe59 आयरन 59 Fe59 इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग एनीमिया के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा AS74 आर्सेनिक AS74 आर्सेनिक 74 इसका प्रयोग ट्यूमर के उपचार में करते हैं। उसके बाद लिखिएगा कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग कैंसर उपचार में होता है। उसके बाद लिखिएगा छठा, सोडियम 23 इसका प्रयोग तंत्रिकाओं में सूचना भेजने के लिए होता है। उसके बाद लिखिएगा सोडियम 24 इसका प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में नहीं मतलब तोड़ने में
रक्त का थक्का तोड़ने में करते हैं, रक्त का थक्का तोड़ने में करते हैं। चलो याद हो गया। देखिए पहला इसमें क्या है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 का उपयोग किसमें किया जाएगा, जीवाश्म की आयु। अब जैसे मान लो किसी का हड्डी मिल गया, किसी जानवर का खुदाई होते रहता है तो मिलते रहता है, तो हड्डी मिल गया, मालूम करना है कि कितना साल पुराना हड्डी है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कार्बन डेटिंग। क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड यूज करेंगे। और कार्बन डेटिंग मेथड में किसका यूज किया जाएगा, कार्बन 14 का। तो इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि वो जीवाश्म कितना साल पुराना है। समझ में आ रहा है, जीवाश्म मतलब पौधों या जंतुओं के अवशेष। दूसरा है यूरेनियम 235, इसका प्रयोग किया जाता है पृथ्वी और चट्टान की आयु ज्ञात करने में। जैसे हम लोग को पता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से कितना साल पहले हुआ था, 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी का निर्माण कितना साल पहले, 4.5 अरब साल पहले। तो कैसे पता चला है, यूरेनियम लेड विधि द्वारा पता चला है। किससे, यूरेनियम लेड विधि द्वारा पता चला है। कोई चट्टान है, प्लेट्यू है, वह कितना साल पुराना है, वह कैसे पता चलेगा, यूरेनियम 235 से पता चलेगा। फिर कहोगे सर यूरेनियम 238 भी एगो होता है, इसका यूज किस में किया जाएगा, तो यूरेनियम 238 का यूज हम लोग किस में करते हैं, विस्फोट कराने में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में विस्फोट कराने में इन सब जगहों पर किसका यूज होगा, यूरेनियम 238 का। उसके बाद है आयोडीन 131, इसका पहला उपचार किस में, घेंघा में, जो ग्वाइटर हो जाता है उसके उपचार में। और दूसरा, ठीक है, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 का। आर्सेनिक 74, इसका प्रयोग किया जाता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, फिर ब्लड की कमी, पढ़ाने के बाद कहता है सब ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, पहला तो रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन माने लोहा, तो लोहा का कमी है तो क्या यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, आयरन। किसका यूज किया जाएगा, आयरन का यूज किया जाएगा, लोहा ये होगा तो। दूसरा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो लोहे का ना कमी हुआ। दूसरा, और किसकी कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन B6 और B12 ये भी कम होगा तो एनीमिया होगा। तीसरा, बॉडी में किसकी कमी होगी, फॉलिक एसिड की कमी होगी। तो इन मुख्य रूप से इन 3 कारणों से क्या होता है, कौन सा रोग, एनीमिया होता है। तो आयरन 59 से किसका उपचार किया जाता है, एनीमिया का। उसके बाद है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का यूज किसमें करेंगे, ट्यूमर के उपचार में। ठीक है, ट्यूमर, ट्यूमर कहाँ होता है, ब्रेन में। ट्यूमर और कैंसर में थोड़ा सा अंतर है, ट्यूमर में बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन नहीं होता है, कुछ दिन कोशिका विभाजन होगा फिर वो रुक जाएगा, और जितना दूर गांठ बनाए हुए है उतना दूर ब्लड को ब्लॉकेज रखेगा, तो धीरे धीरे दिक्कत आएगी, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उसके उपचार में, ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का यूज करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग करेंगे कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कोबाल्ट लिया जाता है, समझ गए। और कोबाल्ट ले करके इस पर क्या गिराया जाता है, इस पर गिराया जाता है न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग। तो जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराएंगे तो इस पर से अल्फा किरण निकलेगा, बीटा किरण निकलेगा और गामा किरण निकलेगा। अल्फा किरण बहुत ज्यादा भेदन क्षमता इसकी नहीं होती है, बीटा किरण की भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है, गामा रे का होता है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि यह 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय कर सकता है। ठीक है, तो इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो ये बहुत तेजी से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो जब यह बाहर निकलेगा तो बहुत मजबूत होता है, त्वचा वचा पर पड़ जाए तो पूरा हड्डी उड्डी छेद उद करके बाहर निकल जाएगा, होल कर देगा देह में। तो इसको पहले कमजोर किया जाता है। कोबाल्ट 60 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करके अल्फा बीटा किरण निकाला गया, उसमें जो गामा किरण है उसको थोड़ा कमजोर किया जाएगा। और उस किरण को कहाँ, जैसे कहीं कैंसर है शरीर के किसी अंग में, स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, उस अंग के ऊपर यह कौन सा किरण गिराया जाएगा, गामा किरण गिराया जाएगा कमजोर करके। और जब कमजोर करके गामा किरण उस अंग पर गिराएंगे तो उस कैंसर के सारे सेल में, कैंसर में जितने सारे जो जर्म्स लगे हुए हैं, जो सेल डिवीजन करा रहे हैं, वो सारे जल जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोथेरेपी। क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी कहा जाता है। उसमें पेशेंट का बाल उल जो होता है सब झड़ना शुरू हो जाता है रेडिएशन के कारण। बाल उल पहले कैसे काट के हटा भी देता है, तो पता चला गामा किरण गिरा रहा है, बाले में आग पकड़ लिया,
ठीक है, तो बाल उल काट करके क्या करता है, हटा देता है। डॉक्टर लोग भी रेडिएशन से बचने के लिए पूरा सूट वूट पहन करके हाँ सर्जरी रूम में घुसते हैं। समझ में आया? तो कैंसर का उपचार किस विधि से किया जाता है, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में गामा किरणें किससे निकाली जाती हैं, कोबाल्ट से निकाली जाती हैं, कोबाल्ट 60 से निकाली जाती हैं। समझ आया? चलो उसके बाद क्या है, सोडियम 23। तो सोडियम 23 का काम किया जाता है तंत्रिकाओं में सूचना भेजने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आप फास्टिंग की है, 2 दिन 3 दिन फास्टिंग में है, या कई लोग तो एक भी दिन फास्टिंग में है तो चक्कर आता है, उलट जाते हैं। एक दिन फास्टिंग की है, बीपी लो हो गया, होता है ना, एक दिन फास्टिंग की है बीपी लो हो गया। बीपी लो मतलब शरीर में किसकी कमी हो गई, सोडियम के। कोई इंसान बेहोश कब होगा, जब उसका न्यूरॉन में प्रॉपर वे में कोई सूचना कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? धूप में खड़े हुए अचानक शरीर में सोडियम हिले नहीं है, तो दिमाग डिसीजन नहीं देगा पैर को कि तुमको खड़ा रहना है कि लेट जाना है, और इंसान क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर लो होने के बाद डॉक्टर क्या कहता है कि आप एक्स्ट्रा नमक खाइए। जो लो बीपी वाले, हाई बीपी वाले को कहता है कि तुमको नमक खाना ही नहीं है, और जो लो बीपी वाला होता है उसको एक्स्ट्रा कहा जाता है कि ऊपर से नमक लेकर के खाइए। ठीक है, ताकि तंत्रिकाओं में प्रॉपर तरीके से सूचनाएं प्रवाहित हो सके। तो सोडियम 23 का उपयोग किया जाता है न्यूरॉन्स में सूचना भेजने के लिए। सोडियम ही नहीं, पोटेशियम का भी यूज कर सकते हैं इसमें, पोटेशियम भी क्या है, सॉल्ट ही है। उसके बाद हो गया सोडियम 24। तो खून का अगर थक्का बन गया, ब्लड क्लॉट हो गया, किसी को मान लो हार्ट में हार्ट अटैक आया, तो उसका कैपिलरीज में ब्लड का ब्लॉकेज हो जाएगा, भाल्व्स में ब्लड का ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सोडियम 24 का उपयोग किया जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 7 आइसोटोप से याद कर लेना है। 8 है, 8 याद कर लेना, याद हो ही गया, याद कौन सी कर लेना है, याद हो गया ना। चलिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, इसीलिए गुस्सा आता है। सब पढ़ा हुआ चीज देखिए, सब पढ़ाए हैं इन लोगों को। हाँ, बता दो, डेरी मिल्क मिलेगा, बताइए। 46, 40 कौन सी किलो, परसेंट, ये पढ़ाए हैं। और आप लोग बताइए, सीनियर सिटीजन लोग, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं बताएं, आप लोग तो पढ़े हैं ना पहले, बोलिए। देखिए, इसको आंसर बताना कहते हैं। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा, 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। टोटल आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 100 ml अगर ब्लड लिया जाए, 100 ग्राम अगर ब्लड लिया जाए, तो उसमें प्रॉपर वे में कितना होना चाहिए, 12 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और 12 ग्राम से कम है तो उसको एनीमिया है। ठीक है, महिलाओं में ज्यादातर ये बीमारी होता है, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी ज्यादातर किसमें देखी जाती है, महिलाओं में होती है, उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या भी थोड़ी कम होती है। ऐसे लड़कों में तो आराम से 15 16 17 तक हो जाता है हीमोग्लोबिन, लड़कियों में 12 11 8, 8 7 हो गया तब तो ढेर कम हो गया। उसके बॉडी के सेल में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है प्रॉपर, और सेल में ऑक्सीजन अगर नहीं जा रहा है तो थकान रहेगा, नींद आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, वीकनेस रहेगा, ये सब लक्षण होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक, इसमें लिखिएगा वैसे तत्व, न्यूट्रॉनिक ठीक लिखे हैं हिंदी में, आप आप कर लो अपने से,
लिखिएगा इसे इसे आइसोटोन्स इसे आइसोटोन्स इसे आइसोटोन्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट, वैसे तत्व जिन पर न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। वैसे तत्व जिन पर न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। वैसे तत्व जिन पर न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, समान होगा, उसे क्या कहा जाएगा, आइसो न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल लिखिए, कार्बन, पहला एग्जाम्पल कार्बन 614, ऑक्सीजन 816। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ट्राइटियम H13, हीलियम He24। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, फॉस्फोरस 1531 और सल्फर 1632। कोई डाउट तो बताओ, कोई डाउट क्या? इन सबको क्या कहा जाएगा, आइसो न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है ना जी, न्यूट्रॉन बराबर है, कहाँ बराबर है, देखिए 14 में से 6 गया, कितना बचा है, 8, और 16 में से 8 गया, तो दोनों पर न्यूट्रॉन नहीं बराबर है। तो क्या कहिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोन्स है, आइसो न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, दूसरा देखिए, ट्राइटियम और हीलियम, कितना है दोनों पर इलेक्ट्रॉन, 3 में से 1 गया, 2, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। फॉस्फोरस 31 15, तो यहां पर कितना है दोनों पर, 16 16 है। तो फॉस्फोरस और सल्फर आइसो न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन्स है। कोई दिक्कत? अगला हेडिंग बनाइएगा, कक्षा, ऑर्बिट। कक्षा ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्बिट। इसमें लिखिएगा वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसे KLMN से दर्शाते हैं। इसे KLMN से दर्शाते हैं। KLM से दर्शाते हैं। इसकी खोज नील्स बोर ने किया था। इसका खोज नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर ने किया था। अगला पॉइंट, कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2n स्मॉल n स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर द्वारा निकालते हैं। 2n स्क्वायर द्वारा निकालते हैं, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लिखा आपने, 2n स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 2, अब पूछेगी k में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो k पहला ऑर्बिट है ना, तो 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर पूछे k के बाद l, तो 2, l कौन सा ऑर्बिट है,
दूसरा ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर 8, m 2 का 3 का स्क्वायर 18, n 32। ठीक है, तो हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन किससे निकाला जाएगा? 2n स्क्वायर से निकालते हैं, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। 2 8 18 32, याद हो गया? इसके बाद लिखिएगा उपकक्षा, सब ऑर्बिट। उपकक्षा सब ऑर्बिट लिखेंगे, प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा है। प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा है। प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा है जिसे जिसे सोमरफेल्ड जिसे सोमरफेल्ड ने बताया था। जिसे सोमरफेल्ड ने बताया था, इसे एसपीडीएफ द्वारा दर्शाते हैं। इसे एसपीडीएफ द्वारा दर्शाते हैं। एस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। ठीक है, अगर ऑर्बिट में पूछा जाए तो क्या लिखे थे? ऑर्बिट में के एल एम एन 2 8 18 और 32। के का सब ऑर्बिट एस, एल का एम का डी, एफ 2 6 10 और 14 है। ठीक है, यानी यहां पर 4 4 बढ़ रहा है, वहां पर 2n स्क्वायर हो रहा है। 2n स्क्वायर ना? हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा। एस सब ऑर्बिट गोलाकार होता है। एस उपकक्षा गोलाकार होता है। एस उपकक्षा गोलाकार होता है। एस ऑर्बिट कैसा होगा? गोलाकार होगा। ठीक है, ऐसे बना लो, एस उपकक्षा गोलाकार होता है। अगला पॉइंट, पी उपकक्षा। पी उपकक्षा पी उपकक्षा डंबल जैसा होता है। डंबल समझ रहे हो? जिम में जो उठाता है सब, बॉडी बिल्डिंग के लिए, डंबल जैसा होता है। ऐसे बना लीजिए। हाँ, तो याद कैसे रहेगा? पी उपकक्षा डंबल जैसा होता है। उसके बाद लिखिएगा डी उपकक्षा। डी उपकक्षा डबल डंबल जैसा होता है। डी उपकक्षा डबल डंबल जैसा होता है। अगला पॉइंट, एफ उपकक्षा। एफ उपकक्षा 5 भुजा वाला डंबल। 5 भुजा वाला डंबल। 5 भुजा वाला डंबल, ब्रैकेट में लिखिएगा टेट्राहेड्रल। टेट्रा, टी टी आर ए, टेट्राहेड्रल, एच ए डी आर ए एल, हेड्रल जैसा होता है। टेट्राहेड्रल जैसा होता है।
5 भुजा का डंबल। हो गया। अगला हेडिंग छोटा सा बनाइएगा, कक्षक। कक्षक ऑर्बिटल्स। कक्षक ऑर्बिटल्स, इसमें लिखिएगा। पहला क्या लिखे थे? कक्षा, दूसरा उपकक्षा, अब कक्षक ऑर्बिटल्स। इसमें लिखिएगा कक्षा के बाहर यानी ऑर्बिट के बाहर इलेक्ट्रॉन के बादल जैसी आकृति, इलेक्ट्रॉन्स के बादल जैसी आकृति दिखाई देती है। इन्हें कक्षक कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, कक्षक की संख्या कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन के कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन्स के आधा होता है। अगला पॉइंट, कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को भरना हुंड्स का नियम, हुंड्स HUNDS, HUNDS, हुंड्स का नियम कहलाता है। हुंड्स का नियम कहलाता है। समझे? क्या समझे? तुरंत कहते हैं लोग, समझ है। अब जैसे देखो, कक्षक है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल्स की संख्या, अब हमने जस्ट क्या पढ़ा कि जो सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट्स होता है, सब ऑर्बिट्स होता है उसका क्या होता है? आधा होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो सब ऑर्बिट की बात करें तो यही ना सब ऑर्बिट है, S P D और F। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, P में, D में, F में 14। तो अगर पूछा जाए S सब ऑर्बिट में कै गो ऑर्बिटल है तो क्या कहोगे? एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल है? एक। P में अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3। D में पूछा जाए तो 4 5। F में ठीक है। अब हुंड्स का नियम क्या कहता है कि हुंड्स के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर भरेंगे तो कैसे भरेंगे? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या को लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक को क्लॉकवाइज लिखा जाता है, एक को एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है क्लॉकवाइज कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखो, पी में मैक्सिमम एस में दुइये को इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। एक भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा इसमें रिपीटिंग करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो टीचर लोगों का ट्रेनिंग भी होता है, जैसे जो सेलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग होता है तो होटल होटल में उन लोगों को खूब बढ़िया व्यवस्था, खाए पिए रहे के सब कुछ का होता है। और सुबह से शाम तक उन लोगों का क्लास चलता है। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को खूब बढ़िया VIP व्यवस्था, 2-3 बार ट्रेनिंग मिलता है। तो मान लो जिस होटल में गए, फिर आज और कल रिपोर्टिंग करना है, तो जो पहले पहुंच गया, अब होटल में रूम सब बहुत सारा है, तो वो लोग जो पहले पहुंच गए वो क्या करेगा? मान लो ये सब रूम बना हुआ है, ठीक है। तो यह रूम सब बना हुआ है, तो पहले घुसा एक व्यक्ति आकर के इस रूम में, इसमें 2 बेड हैं, ठीक है। क्या को बेड है? सब में 2-2 बेड है। एक इंसान इसमें आकर घुसा, देखा कि दोनों बेड खाली है,
तो क्या करेगा, आराम से रह जाएगा। बेड कहाँ देगा, खिड़की उड़की के पास है, नहीं बाहर का व्यूज कैसा दिख रहा है, एसी के एकदम ठीक नीचे है कि नहीं। अब दूसरा इंसान आएगा, अब पहले इसका गेट खोल करके देखा, अब उसको दिखाई दिया कि एक आदमी पहले से जगह छेका लिया है, टेबल ओबल पर कपड़ा उपड़ा रख दिया है, एसी के नीचे है, खिड़की के पास है, हमको कोना में रख रहा है, तो क्या करेगा, इस रूम में जाना पसंद करेगा कि अगले रूम में, अगले रूम में। अब इसमें आया है, ये यहाँ का बेड छेका लिया एसी के नीचे और खिड़की के बगल में, फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, वो दोनों का गेट खोलेगा, देखा कि इसमें भी एगो पहुंचा है, इसमें भी पहुंचा है, अगले रूम में चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पहुंचा तो इसमें देखा कि खाली है, तो इसमें शिफ्ट करेगा, फिर एक इसमें शिफ्ट करेगा, इसमें। अब ये सारा रूम का एक एक बेड भर गया। अब चौथा कितना हो गया, पांच, छठा इंसान आया, वो आया तो पहले इसका गेट खोला, देखा कि एगो है, इसका खोला एगो है, इसका खोला एगो है, तो सब में जाकर के देखेगा कि सब में क्या है, एक एक इंसान है, तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो चुपचाप मुंह लटका के आकर के यहाँ बैठ जाएगा, एडजस्ट करेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं तो पहले एक एक की संख्या में भरते हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, रिपीटिंग किया जाता है, यही हुंड्स का नियम है। समझ गया। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अगर लिखेंगे तो उसी क्रम में लिखेंगे। हाँ, नहीं, दो डबल बेड का रूम है ये सब सब डबल बेड है, लिख लीजिए इसको। हो गया। अब हुंड्स का नियम याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s में, फिर 4s, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, s के बाद कौन सा ऑर्बिट है, p, तो 2p, 3p, 4p, p के बाद d, 3d, 4d, यहाँ क्या लिखेंगे, 5f। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इसको ऑफ बाउ नियम कहा जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, फिर 4d, फिर 5f। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है, समझ आया। अब जैसे अगर मान लो इसी में पूछा जाए कि हुंड्स के नियम के अनुसार क्या होगा, हुंड्स का नियम इसी पर हम लोगों को अप्लाई करना है। तो अगर कोई एक एटम दिया हुआ है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिया गया है कि बताइए हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनका हम लोगों को कहा जाए कि बनाइए क्या, हुंड्स नियम के अनुसार ऑर्बिटल्स को भरिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 6, अब यहाँ ऑर्बिटल भरना है, तो सब 1s, इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s। तो 1s का मतलब एक बॉक्स बनेगा, s ऑर्बिट में एक ही ना बॉक्स बनेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम का क्या होता है, 1s2,
क्या होगा 1s2, क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2, तो यहाँ पर क्या गो बॉक्स बनेगा एक, लेकिन बॉक्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 गो। लिथियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2, 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, तो 2s1, क्या गो बॉक्स बनाएंगे 2 बॉक्स बनाएंगे, s का ही 2 बॉक्स बनाएंगे ना। एक में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और एक में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1s, 2s, 2p1, ठीक है। तो इसमें देखो 1s में क्या गो डब्बा, s में 1, फिर इसमें भी अलग अलग डब्बा जाएगा ना, ठीक है। और p में क्या गो बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या गो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसमें p में 1 इलेक्ट्रॉन, समझे। इसके बाद क्या है कार्बन 1s, 2s, 2p2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कैसे हो जाएगा, हाँ ऐसे हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का खुद बनाइए। बन गया क्या नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन पूरा भर गया। सोडियम का बनाइए, Na सोडियम का बनाइए, सोडियम 11,
बन गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में गया है? 3s1। ठीक है। चलिए, तो इतना ही सबका बन गया ना? बना दे कि बन गया बोर्ड पे? अच्छा देखो देखो, इसमें देखो नाइट्रोजन का 7 है, तो क्या लिखिएगा बताइए? 1s 2s 2। देखो यहाँ देखो, पहले तुम हड़बड़ाओ मत, पहले इलेक्ट्रॉन किस में लिखोगी? फिर चलिए, तो पहले 1s 2s, 2s के बाद 2p में कितना लिखेंगे? sp d। ठीक है। s में मैक्स बहला नहीं, s पे मैक्सिमम 2, p में, d में। ठीक है। अब देखो s में मैक्सिमम 2 गो है तो लिख दिए, फिर s में है 2 गो लिख सकते हैं। p में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 6 रह सकता है ना? जब 6 रह सकता है तो बच रहा है अपने पास 3 ही, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। 4 रहता तो 4 बचता तो 4 लेते, 5 रहता 5, 6। हाँ। अब यहाँ पर बॉक्स बनाइए, एक एस का, फिर एक एस का, और फिर पी का। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक एक एक। समझ गए? ऐसे ही बनाना है। अब बन जाएगा। यहाँ बताइए 1s 2s 2p। क्या को बॉक्स बनेगा वो? 4। रिपीट होगा क्या? समझ गया? बस ऐसे ही बना लेना है। ठीक है।